हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में 25 वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ये वन लाइनर क्वेश्चन का चौथा पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले मैं 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जा करके उन तीनों पार्ट्स को देख सकते हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं और आपके लिए लाता रहता हूं। और उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके होम स्क्रीन पर तुरंत मिल सके और आप कम समय में जल्दी से उस वीडियो तक पहुँच करके उस वीडियो का लाभ ले पाएँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ मैंने एक नोट दिया है। इसमें मैंने बताया है कि हमारा मकसद शिक्षा को सुलभ और सरल बनाना है। हमने बड़ी मेहनत से नोट तैयार किए हैं, फिर भी त्रुटि हो सकती है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप नोट को अन्य स्रोत से भी मिला लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 76 है। इसके पहले मैं 75 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ 3 पार्ट्स में। तो ये चौथे पार्ट का पहला क्वेश्चन है, जो कि 76 नंबर पर है। क्वेश्चन है टिंटन एब्बे इज, यानी टिंटन एब्बे क्या है। ये आप जानते हैं, लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। टिंटन एब्बे बहुत ही फेमस ये रचना है इनकी। तो आपको बताना है कि टिंटन एब्बे क्या है। तो आंसर में देखिए, टिंटन एब्बे आपका एक ड्रामेटिक लिरिक है। टिंटन एब्बे क्या है? एक ड्रामेटिक लिरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। हु वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द पोइट्स ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड। इसमें आपको बताना है कि इंग्लैंड के रोमांटिक मूवमेंट में सबसे महान कवि कौन माने जाते थे। तो सबसे महान कवि माने जाते थे विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। एडवर्टिजमेंट टू लिरिकल बैलेट्स। ये यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की बात की जा रही है। सिर्फ लिरिकल बैलेट की बात नहीं की जा रही है, पूरा यहाँ से यहाँ तक की बात की जा रही है। तो एडवर्टिजमेंट टू लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश किया गया? तो ये भी पब्लिश किया गया था 1798 ईस्वी में। आप जानते हैं कि लिरिकल बैलेट को पब्लिश किया गया था 1798 ईस्वी में। तो उसी सन में पूरा का पूरा एडवर्टिजमेंट टू लिरिकल बैलेट्स भी पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। इन 1798 लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड विद, यानी कहने का मतलब है कि लिरिकल बैलेट जो कि पब्लिश हुआ था 1798 ईस्वी में, वो किसके साथ पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था नो प्रीफेस, अर्थात इसके साथ कोई प्रीफेस नहीं था उस समय जब ये 1798 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग द, यहाँ आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ 50 साल तक किनके बीच रहे थे। तो आंसर में है द कम्बरलैंड डेल्समैन, यानी डेल्समैन जो डेल्स तटीय लोग हैं उनके साथ वर्ड्सवर्थ जी 50 ईयर्स तक रहे थे। तो कम्बरलैंड के डेल्समैन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। हु सेड, यानी यहाँ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर है, उसको किसने कहा था, आपको बताना है। अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, यानी इसमें आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है आ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ये किसने कहा है? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का कथन है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स केम इन, यानी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट कब आया अस्तित्व में? तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट अस्तित्व में आया था 1800 ईस्वी में। यहाँ से आपको ध्यान देना है, लिरिकल बैलेट नहीं, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट आया था 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड विद अ प्रीफेस इन, यानी लिरिकल बैलेट को एक प्रेफेस के साथ कब पब्लिश किया गया था? तो सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मरोड़ दिया गया है, तो आप समझेंगे बात एक ही है, तो आंसर भी एक ही होगा। 1800 ईस्वी में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स या लिरिकल बैलेट विद प्रीफेस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। वर्ड्सवर्थ रोट अपेंडिक्स टू लिरिकल बैलेट्स। यहाँ पर आपको देखना है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट नहीं है, यहाँ है अपेंडिक्स टू लिरिकल बैलेट। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये कब आया था? तो ये आया था 1802 ईस्वी में, यानी अपेंडिक्स टू लिरिकल बैलेट अस्तित्व में आया 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। प्रीफेस टू पोएम्स, अब यहाँ देखिए प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट नहीं, प्रीफेस टू पोएम्स वाज रिटन इन, ये लिखा गया, कब लिखा गया? तो लिखा गया 1815 में, यानी 1815 ईस्वी में लिखा गया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। विच इज
वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, यानी वर्ड्सवर्थ के सबसे पहले पोइट्री के वॉल्यूम कौन सी थी सबसे पहले? तो ये थी डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। डिस्क्रिप्टिव स्केचेज को लिखा गया था 1791 से 92 ईस्वी के बीच में। ध्यान देंगे 1791 से 92 ईस्वी के बीच में लिखा गया था। लेकिन इसको पब्लिश कब कराया गया था? पब्लिश कराया गया था जनवरी 1793 में। ध्यान देंगे आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, द लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ, यानी वर्ड्सवर्थ जी का लव सोनेट कौन सा है आपको बताना है। तो वर्ड्सवर्थ का लव सोनेट है वाई आर्ट दाउ साइलेंट। बहुत ही फेमस रचना है, लेकिन इसमें ध्यान देना है, इस पे विलियम वर्ड्सवर्थ का कोई कॉपीराइट नहीं है, ये पब्लिक डोमेन की रचना है। यानी ये जो इनका लव सोनेट है वाई आर्ट दाउ साइलेंट, ये पब्लिक डोमेन में है और इसको कोई भी चाहे जो चाहे जब चाहे पब्लिश कर सकता है। इसके ऊपर कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं है, इसलिए इसका कोई निश्चित पब्लिकेशन डेट नहीं है। इसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग पब्लिकेशन डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, विच वर्ड इज मिसिंग इन दिस स्टेटमेंट, यानी यहाँ पर दूसरे कलर में एक स्टेटमेंट दिया गया है। इस स्टेटमेंट में यहाँ जो गैप है इसमें कोई शब्द आपको भरना है, तो वो शब्द कौन सा है आपको पहचानना है। तो ये स्टेटमेंट है विलियम वर्ड्सवर्थ का, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, आपको याद होगा। तो पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इसका अर्थ होता है कि जो काव्य है वो प्रबल भावनाओं का एक स्वाभाविक सैलाब है। एक बार फिर से देखिए, काव्य प्रबल भावनाओं का एक स्वाभाविक सैलाब है या बाढ़ है। तो और स्पॉन्टेनियस जो यहाँ भरना है, मिसिंग है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक, ओवरफ्लो का मतलब होता है बाढ़ या सैलाब या अत्यधिक मात्रा, और पावरफुल मीन्स प्रबल, फीलिंग्स मीन्स भावनाओं। तो इस तरह से आप परिचित होंगे, स्पॉन्टेनियस भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, वर्ड्सवर्थ लैंग्वेज ऑफ पोएम्स वाज, यानी वर्ड्सवर्थ के पोएम्स की जो लैंग्वेज थी वो कैसी हुआ करती थी? वो बहुत ही सिंपल हुआ करती थी, रियली यूज्ड बाय मैन, जो लोगों के द्वारा डेली के डेली यूज़ की जाती थी, कह सकते थे प्रैक्टिकली जो लैंग्वेज होता था वो यूज़ करते थे, बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, पोएट्री टेक्स इट्स ओरिजिन, यानी पोएट्री अपने उद्गम स्थान को पाती है कहाँ से? इमोशन रिकलेक्टेड इन, यानी इमोशंस से। कहने का मतलब है कि पोएट्री अपनी ओरिजिन को रिकलेक्टेड इमोशंस से पाती है, लेकिन किस समय? ये इमोशंस किस समय के होने चाहिए? तो यहाँ इनके बाद कोई चीज़ यहाँ छूट रहा है वो उसको आपको भरना है। तो ये पूरा होगा जब इसके साथ ट्रैंक्विलिटी आप जोड़ देंगे। तो अब आप देखिए ट्रैंक्विलिटी जोड़ करके, पोएट्री टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अब इसका अर्थ हुआ, ट्रैंक्विलिटी मीन्स होता है शांति, तो शांति में पुनः याद किए गए इमोशंस यानी कल्पना किए गए इमोशंस से ही पोएट्री जन्म लेती है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ पोएम द प्रेल्यूड पब्लिश्ड। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो प्रेल्यूड पोएम है इसको 2 वर्जन में पब्लिश कराया गया था। फर्स्ट वर्जन इसका कब पब्लिश हुआ था? पब्लिश हुआ था 1799 में, यानी द प्रेल्यूड का फर्स्ट वर्जन। इसमें 2 बुक्स थे, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें 2 बुक्स थे, यानी जब ये फर्स्ट वर्जन इसका पब्लिश किया गया था तो उसमें 2 बुक्स इंक्लूड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन वाज द सेकेंड वर्जन ऑफ पोएम द प्रेल्यूड पब्लिश्ड। यहाँ आपको बताना है कि जो पोएम द प्रेल्यूड है उसका सेकंड वर्जन जब पब्लिश हुआ था तो कब पब्लिश हुआ था? तो पब्लिश हुआ था 1805 ईस्वी में सेकंड वर्जन इसका। और जब इसका सेकंड वर्जन पब्लिश हुआ था तो इसमें कितने बुक्स इंक्लूड थे? 13 बुक्स। आप नोट कर लीजिए, इसमें 13 बुक्स थे। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब इसका फाइनल वर्जन पब्लिश कराया गया था द प्रेल्यूड का फाइनल वर्जन, तो उसमें 14 बुक्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, हु सेड, किसने कहा वर्ड्सवर्थ इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर, यानी किसने कहा था कि निश्चित रूप से वर्ड्सवर्थ बहुत ही सीरियस हैं, यानी बिना ह्यूमर के हैं? तो ये कहा था विलियम जे लॉन्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, हु सेड वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ नेचर, किसने कहा था कि वर्ड्सवर्थ प्रकृति के सबसे महान कवि हैं? दैट आवर लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस्ड, जिसको हमारे साहित्य ने जन्म दिया।
तो ये कथन है विलियम जे लॉन्ग का। बहुत ही हेल्दी कमेंट दिया था विलियम जे लॉन्ग ने वर्ड्सवर्थ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय। यहाँ आपको बताना है कि जो पोएट्री रही है वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की, दोनों एक साथ ही पब्लिश किए थे बहुत सी रचनाओं को, तो इनकी जो पोएट्री रही थी वो किससे प्रभावित रही थी? तो वो प्रभावित रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था और सोसाइटी पर इसका गहरा प्रभाव था और इनके पोएट्री पर भी गहरा छाप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। विच रोमांटिक पोइट coined द फेमस फ्रेज स्पॉट ऑफ टाइम। यहाँ पर एक फ्रेज दिया गया है, वो फ्रेज है स्पॉट ऑफ टाइम। आपको बताना है कि ये स्पॉट ऑफ टाइम फ्रेज को किसने गढ़ा था। कॉइन का मतलब होता है गढ़ना, रचना करना, तो किसने दिया था इस फ्रेज को स्पॉट ऑफ टाइम? तो ये गढ़ा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, यानी ये फ्रेज विलियम वर्ड्सवर्थ का है। हु वाज रिफॉर्मिंग पोएट्री आर अपहोल्डिंग द मॉरल लॉ। यहाँ आपको बताना है कि कौन पोएट्री को रिफॉर्म कर रहे थे अथवा पोएट्री के अंदर मॉरल लॉ को बचाए रखे थे, कायम रखे थे। तो ये वर्ड्सवर्थ जी थे जो पोएट्री के अंदर मॉरल लॉ को अपहोल्ड कर रहे थे और उसको रिफॉर्म करने की भी कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी वर्ड्सवर्थ किस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे? तो वर्ड्सवर्थ अपने पैंथेइज्म कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे। दोस्तों पैंथेइज्म का मतलब होता है सर्वेश्वरवाद। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड में जो भी चराचर है, सजीव निर्जीव जो भी हैं, सब में ईश्वर बसता है और सभी ईश्वर के अंश हैं। तो इस तरह से प्रकृति के पुजारी थे, प्रकृति भी ईश्वर है, प्रकृति ही ईश्वर है, ऐसा इनका मानना था। इसी को हम पैंथेइज्म कहते हैं और इसी विचारधारा में विलियम वर्ड्सवर्थ बिलीव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। हु वाज हेल्ड बाय क्रिटिक्स, यानी किसको क्रिटिक्स के द्वारा अभिवादन किया गया? किसका क्रिटिक्स के द्वारा अभिवादन किया गया? एज द फर्स्ट लिविंग पोइट, यानी सबसे पहला जीवंत कवि एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और सबसे महान कवि इंग्लैंड का हैड एवर प्रोड्यूस्ड, यानी जिसको इंग्लैंड ने कभी पैदा किया था। तो यहाँ आपको बताना है क्रिटिक्स ने किसको सबसे पहला जीवंत कवि और सबसे महान कवि के रूप में अभिवादन किया है? तो किसका? वर्ड्सवर्थ का। क्रिटिक्स ने वर्ड्सवर्थ को ग्रेटेस्ट और लिविंग पोइट से संबोधित किया था। तो दोस्तों इस तरह से ये चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। इस तरह से टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला जो मैं बनाऊंगा वीडियो वो जॉन मिल्टन पर बनाऊंगा और उनके भी 4 पार्ट जल्दी से जल्दी मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आई एम सो सॉरी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, लगभग 3-4 दिन बाद आ रहा है। बीच में मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और गले में खराश था और आवाज़ खुल के नहीं निकल रही थी। तो अभी भी आवाज़ खुल के नहीं निकल रही है, लेकिन मुझे लगा वीडियो तो बनाना चाहिए। पेपर आपका नज़दीक है, यदि वीडियो नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं किसी तरह से वीडियो बनाया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना चाहें अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट भी करिए, जैसा भी करना चाहते हैं। कोई सुझाव हो तो बिल्कुल दीजिए, आपका स्वागत है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।